नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे सोने की, जहां पर कुछ बढ़त फिर से देखने को मिली है। एक्चुअली आपको बता दें कि आज चौथा ऐसा दिन है जब सोने में यहां पर तेजी बरकरार है। ना सिर्फ हम 2600 के ऊपर आए हैं, लेकिन बहुत बेहतरीन तरीके से इसके ऊपर कारोबार कर रहे हैं। अब यहां से क्या सेंस बनती हुई नजर आएगी, आपको बताएंगे। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की। इवन एज यहाँ पर रशिया यूक्रेन की जो एस्केलेशन देखी है हमने टेंशन्स की, उसका कुछ सपोर्ट यहाँ पर कच्चे तेल में ज़रूर आया है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे तो यूएस की प्रोडक्शन, यूएस की इन्वेंटरीज में बढ़त है और फिर डॉलर इंडेक्स एक साल के हाईज के आसपास है, तो उसका प्रेशर भी बरकरार है। साथ ही बात करेंगे मसालों की, जहां पर एक कदम आगे तो दो कदम पीछे वाला जो ट्रेंड है वो अब भी यहां पर जारी है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं रोकड़े ज्वेलर्स के एमडी राजेश रोकड़े, केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया और ऑल इंडिया ट्रेड एसोसिएशन के चेयरमैन प्रफुल्ल विटलानी भी जुड़ेंगे हमारे साथ चीनी पर बात करने के लिए। शुरुआत लेकिन सोने के साथ यहां पर करेंगे, जहां पर भावों में एक बढ़त फिर से देखने को मिली है। अजय, आपकी एक सेंस लेना चाहेंगे, कैसे देखते हैं आप प्राइसेस को ऑन द चार्ट्स? वेरी गुड मॉर्निंग मनीषा जी। देखिए, सबसे पहले अगर हम सोने चांदी की बात करें तो डेफिनेटली एक बड़ी गिरावट के बाद हमने मार्केट के अंदर एक पुलबैक आते हुए देखा पिछले 4 दिन से, और ये इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि इतनी बड़ी रैली के बाद मार्केट को एक करेक्शन रिक्वायर्ड था, वो ही हुआ। अब हम देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल भले ही मिडिल ईस्ट में थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है, बट वहीं रशिया यूक्रेन के बीच में पिछले 2 दिनों में जो एस्केलेशन बढ़े हैं, ये एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से गोल्ड को और सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है डॉलर इंडेक्स में भी तेजी बनती दिखाई देगी, क्योंकि जब भी कुछ ऐसे एस्केलेशन होते हैं तो डॉलर में भी तेजी बनती है और गोल्ड में भी बनती है। तो यहाँ से मुझे लगता है $2600 वापस मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में होल्ड कर चुका है, जो 2700 की तरफ बढ़ रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में हमने देखा एक अच्छा क्लोज 76 के ऊपर आया, ये भी एक टेक्निकल ग्राउंड पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है। तो मेरा मानना है कि अगले एक हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट है, खास करके रशिया यूक्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यूएस ने जो एडवाइजरी जारी की है ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो गोल्ड में मुझे लगता है कि 2680 से लेकर $2700 के लिए लेके चलना चाहिए, 2 दिन का व्यू लेके चलिए। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में 76,200 जो करंट लेवल है, यहाँ पे भी अगर लेके चला जाता है तो 77,400 से 500 तक का लेवल हम देख पाएंगे। तो कुल मिला के सोने और चांदी दोनों में ही तेजी रहेगी, जहां पे चांदी भी करीबन 93,500 94 तक का लेवल, या इंटरनेशनल में 3250 तक का लेवल देखने मिल सकता है। तो कुल मिला के दोनों ही काउंटर में तेजी रहनी चाहिए। ऑलराइट, तो अगर आप सोना और चांदी खरीदने के मूड में हैं तो करंट लेवल्स बेहतरीन हैं, डिप्स पे भी खरीदारी की जानी चाहिए और यहाँ से और तेजी का माहौल फिलहाल बनता हुआ नजर आ रहा है। राजेश जी नमस्कार, आप सबसे पहले आपका भी व्यू लेना चाहेंगे। आपको क्या लगता है कि जो रिसेंट हमने एक करेक्शन आते हुए देखी थी सोने और चांदी दोनों ही प्राइसेस में, वो अब पूरी हो चुकी है? नियर टर्म में एटलीस्ट यहाँ से और बढ़त देखने को मिलेगी? नमस्ते मनीषा जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो करेक्शन थे वो करेक्शन हो चुके हैं और ये एक्सपेक्टेड थे काफी दिनों से कि 100 से $150 के नीचे करीब करीब एक करेक्शन आएगा, और वो फुलफिल हो चुका है। और जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल इशू चल रहा है, जिस तरीके से रशिया रिएक्ट कर रहा है, नाटो पूरा एक होते जा रहा है, और यूक्रेन ने जो मिसाइल दागी थी, इसके वजह से जो टेंस आया है, शायद ये मुझे लगता है कि और बड़े पैमाने पे इम्पैक्ट आएगा। इस वजह से गोल्ड ने रिएक्ट किया है ऐसा, और मुझे लगता है कि अभी भी ये सही समय है इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। इसको मतलब ये जो रेट है अभी ये फिर आना जी हाँ, ये बात हम कई बार सुन चुके हैं कि जो रेट्स हैं ये शायद आपको बार बार देखने को ना मिले। सोना और चांदी दोनों ही आपको मौका दे रहे हैं यहाँ पर कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकें। राजेश जी, अब जानना ये चाहेंगे, क्योंकि ऑल टाइम हाई से एक अच्छी खासी करेक्शन यहाँ पर प्राइसेस में आते हुए देखी है। शादियों का सीजन भारतीय बाजारों में शुरू हो चुका है। माना जा रहा है कि 48 लाख शादियां इस बार यहाँ पर देखने को मिलेंगी। किस तरह से अब यहाँ पर आप खरीदारी होता हुआ देखते हैं, क्योंकि दिवाली हल्की सी यहाँ पर वीक रही है, लेकिन शादियों का सीजन फिलहाल कैसा है? देखिए, जैसे कि आंकड़ा आपने कहा 48 लाख के आसपास की शादी है। और आपको एक और चीज बताता हूँ, ये तो इंडियन में जो इंडियन सिटीजन है वो आंकड़ा आपके पास है। इसके अलावा एनआरआई जो होते हैं नॉर्मली दिसंबर में आते हैं इंडिया में, और उनकी भी शादियां इसी समय होती है। तो ये आंकड़ा अगर और बढ़ जाता है तो और डिमांड बढ़ेगी। और जिस तरीके से अभी पिछले कुछ दिनों से ये डीप आया है, इस वजह से रिवेंज बाइंग हम लोग ने देखी है फिर से। जब कभी भी गोल्ड बढ़ता है तब भी लोग इसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और जब कभी भी थोड़ा करेक्शन आता है तब भी रिवेंज बाइंग होती है, जिस वजह से गोल्ड में फिर से इन्वेस्टर या फिर लोग खरीदारी शुरू कर देते हैं। और 48 लाख शादी बोलो तो बहुत बड़ा एक फिगर है। मुझे लगता है कि इस बार का जो सीजन रहेगा बहुत बेहतरीन रहेगा। हमारे पास मई जून तक के शादी का सीजन होता है, तो करीब करीब अभी 6 महीने फुल सीजन है। और इस बीच में अगर कहीं फिर से रूस और यूक्रेन का
फिर से कुछ ऐसी न्यूज़ आ जाती है जो इसमें और भड़का सकता है। और जिस तरीके से प्रिडिक्ट किए जा रहे हैं $2,100 से $3,000 और 3,000 से भी ऊपर, तो वो कुछ बड़ी बात नहीं लग रही। इट विल बी मतलब एनी टाइम आ सकता है। राजेश जी, ट्रेंड्स क्या हैं फिर ऑन ग्राउंड यहाँ पर फिलहाल लोग क्या खरीद रहे हैं? जिस तरह से सोने ने सपोर्ट दिया है, क्या लोग गोल्ड ले रहे हैं, क्या लोग यहाँ पर स्टडेड ज्वेलरी ले रहे हैं, क्या ट्रेंड्स हैं फिलहाल इंडियन मार्केट्स में? देखिए, इंडियन कम्युनिटी जो है वो बहुत बटी हुई कम्युनिटी है। हर 100 किलोमीटर पे अलग अलग डिजाइन, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग रिवाज है। इस वजह से सभी तरह की डिमांड है। कुछ जगह मैं साउथ में देखता हूँ तो मोटी चेनें पसंद की जाती है, नॉर्थ जाते हैं तो वहाँ डायमंड पसंद किया जाता है, कलकत्ता साइड जाते हैं, ईस्ट की तरफ जाते हैं तो वहाँ कुछ और बैंगल्स में डिमांड ज़्यादा होती है। तो अभी ऐसा कुछ रहा नहीं कि पर्टिकुलर यही यहाँ ज़्यादा बिकेगा। सभी तरह की ज्वेलरी डिमांड में है, ट्रेंड में है, क्योंकि एक जो इंडियन कल्चर में हर तरह की ज्वेलरी पहनना और हर तरह की डिज़ाइंस को एक्सेप्ट करना, ये इंडिया में एक अपने आप में बहुत पसंद किया जाने वाला संस्कृति है। तो इसके वजह से सभी तरह की डिज़ाइंस पसंद की जाने लगी है। एक फाइनल सवाल राजेश जी, तो फिर चांदी की डिमांड भी सामने फिर कैसी है? बिकॉज यहाँ पर भी हमने ऑलमोस्ट 1 लाख से अच्छी खासी करेक्शन आते हुए देखी है। ऑफकोर्स ओवरनाइट भावों में कुछ बढ़त फिर से देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पर क्या सेंस? नहीं, देखिए, चांदी में करेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। देखा जाए तो 1 लाख जाके 90,000, 91 हज़ार के आसपास आज भी लोकल मार्केट में है। आप देखेंगे साल भर पहले 72,000, 73,000 यही काफी महंगा लगता था। लेकिन जिस तरीके से 1 लाख रुपए जाके अगर ये 91,000 के आसपास अगर सिल्वर है तो ये काफी सस्ती लगने लग गई है। ऐसा कुछ नहीं है कि रेट आज भी देखेंगे तो चांदी में चमक कायम है। और चांदी का जैसे कि 60% के आसपास इंडस्ट्रियल यूज होता है, सभी को पता है। 40% ही हमारे इंडस्ट्री में उसका यूज होता है। और लोगों का अट्रैक्शन चांदी की तरफ भी उतना ही है जितना गोल्ड की तरफ है। लेकिन गोल्ड एज अ इन्वेस्टमेंट सोचा जाता है और चांदी को एज अ यूज सोचा जाता है। पहले के दिनों में चांदी कभी बर्तन कोई खरीदता नहीं था उतना, केवल एक थाली खरीद लिया हो गया। अभी लोग डिनर सेट के सेट बनाना शुरू कर दिए, तो लोगों का बहुत ज्यादा इसकी तरफ झुकाव बढ़ गया है। वेल एब्सोल्युटली। और चांदी की जैसे आपने कहा कि 60% अब यहाँ पर इंडस्ट्रियल यूज़ है और यही एक वजह है शायद कि हमने चांदी में उस तरह की गिरावट आते हुए नहीं देखी। लेकिन ओवरऑल बेस मेटल्स में जिस तरह से चाइना ने यहाँ पर स्टेप्स लिए हैं उसका एक इम्पैक्ट भी है। राजेश जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और सोने चांदी पर बात करने के लिए। इंडियन मार्केट्स में क्या ट्रेंड्स हैं वो भी हमारे साथ डिस्कस करने के लिए। मेटल्स की बात हो रही है तो अजय, यहाँ पर आप क्या देखते हैं? क्योंकि बहुत ही डाइवर्जेंट व्यू हमने यहाँ पर आता हुआ देखा है। अगर स्टील की ही बात करें तो HR स्टील और सॉफ्ट की स्टील दोनों के प्राइसेस में बहुत डिफरेंस है। और विद इन मेटल्स में यहाँ पर एल्यूमिनियम में जोरदार तेजी है, कॉपर थोड़ा सा फ्लैट है, जिंक में थोड़ी सी करेक्शन है। तो कैसे देख रहे हैं ये सेक्टर? पूरा अगर हम बेस मेटल की बात करें तो डिपेंडेंसी चाइना पे बढ़ जाती है। एंड डेफिनेटली हमने देखा चाइना के काफी एफर्ट्स लिए जा रहे हैं जिसकी वजह से प्राइसेस में थोड़ी बहुत हमने उछाल आते हुए देखा है। डेफिनेटली अगर हम स्टील की भी बात करें तो स्टील के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा चाइना। एंड रिसेंटली हमने देखा चाइना के अंदर स्टील का जो 2 मंथ्स हाई से करीबन 3300 युआन के करीब ट्रेड कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है 1.4 ट्रिलियन डॉलर का जो राहत पैकेज दिया है, इससे एक सेंटीमेंट जरूर इंप्रूव हुआ है। बट अभी भी जो चाइना से एक्सपोर्ट मार्केट है वो इतना इंप्रूव हुआ नहीं, तो इट शुड टेक टाइम लिटिल बिट। और सेकेंडली जो स्टील प्रोडक्शन है चाइना में, वहां पे भी हमने 81.9 मिलियन टन का इजाफा होते हुए देखा अक्टूबर में, जिसकी वजह से काफी ज्यादा सप्लाई है एज ऑफ नाउ। बट न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन्वेस्टमेंट्स आएगा ये कहीं ना कहीं पूरी बेस मेटल को सपोर्ट करेगा। तो आई थिंक ये बेस मेटल में जैसे मैंने पहले भी कहा था कि सबसे टॉप पिक रहेगी आपकी जिंक, एल्यूमिनियम एंड देन कॉपर। तो ये तीनों काउंटर पे ही आपको M6 पे नजर रखना है, जहां पे मुझे लगता है कि कॉपर में कल भी हमने देखा 820 का लेवल नहीं तोड़ पाया। तो थोड़ा पुल बैक अगर मिलता भी है तो आई थिंक 814-15 की रेंज में लीजिए, 808 का स्टॉप लॉस लगाइए, 820 के ऊपर 828 तक का लेवल मिल जाएगा। वहीं जिंक काफी स्ट्रांगली रिबाउंड हुआ है, 278 इज गुड टू बाय, 274 का स्टॉप लॉस रखिए, 286 तक के लेवल अगले 2 से 3 सेशन में मिल सकते हैं। लास्ट अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो 240 के ऊपर अच्छे से होल्ड है, जिस ढंग से बॉक्साइट और एल्यूमिनियम के प्राइस कंटिन्यू हायर साइड पे सप्लाई कंसर्न्स की वजह से टिके हुए हैं, तो यहाँ पे मुझे लगता है 244 पे लेना चाहिए, 239 का स्टॉप लॉस रखिए। इसमें बड़ा स्पाइक आता हुआ दिखाई दे रहा है जो 255 तक का लेवल दिखा सकता है।
आज ये तो बात हुई मेटल्स की है, लेकिन साथ ही साथ कच्चे तेल में भी जिस तरह से वॉलेटाइल मूव्स हैं, ऑफ कोर्स एक रेंज में अटकता हुआ जरूर नजर आया है, लेकिन एक तरफ वॉर एस्केलेशन है, दूसरी तरफ डॉलर में तेजी है और उसके बाद प्रोडक्शन भी ऑन द हायर साइड है। सभी लोग ये मान के चल रहे हैं कि आगे जाके सप्लाईज बढ़ेंगी, एक्सेस हम आता हुआ देखेंगे। आप कैसे देखते हैं इन कॉन्ट्रोडिक्टिंग फंडामेंटल्स को और क्या करने की राय है? बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप की री एंट्री होने से ये चीज तो कंफर्म है, यूएस का जो एक्सपोर्ट पार्ट है वो 2025-26 में हम कंटिन्यू बढ़ते हुए दिखेंगे। नॉन ओपेक की सप्लाई में काफी इंप्रूवमेंट आएगा, जिसका सबसे बड़ा दावेदार जो रहेगा वो यूएस रहेगा। बट टाइमिंग हमने देखा कल के सेशन में प्राइसेस में इनिशियल फॉल आया था, इन्वेंट्रीज में गैसोलीन की इन्वेंट्री 2 मिलियन से ऊपर बढ़ते हुए दिखाई दी। चाइना का अभी भी डिमांड कंसर्न बना हुआ है, बट जैसे मैंने पहले भी कहा था, आई डोंट सी कि ब्रेंट 70 के नीचे सस्टेन कर पाए। कोई भी इकोनॉमी एट दिस मोमेंट 70 के नीचे सस्टेनेबल दिखाई नहीं देती जो करंट इवेंट पे है। मुझे लगता है रशिया यूक्रेन ये काफी बड़ा ट्रिगर रहेगा, जिसके चलते आज भी हम ब्रेंट पे एक पॉजिटिव मूव आते हुए देख पा रहे हैं, जो 75 तक का लेवल इमीडिएटली लगता है। तो बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति एमसीएक्स पे बनाना चाहिए, जहां पे 5800 के करीब लीजिए, 5720 का स्टॉप लॉस रखिए। एज ऑफ नाउ 5950 का ही टारगेट लीजिए। अगर एस्केलेशन बढ़ते हैं और प्राइसेस 6000 के ऊपर निकलते हैं तो डेफिनेटली हम वापस 6250 6300 के जोन पे जाते हुए दिखाई देंगे। बट शॉर्ट की सलानी दायरे में मार्केट रहेगा, जो 5700 से लेके 6000 का दायरा है। ओवरऑल जियोपॉलिटिकल टेंशन को देखते हुए मुझे लगता है पॉजिटिव बैटरी रहनी चाहिए। एक फाइनल सवाल ब्रेक से पहले, और अजय ये डॉलर इंडेक्स और रुपए पर है, जहां पर रुपए ने आज फिर से एक नया रिकॉर्ड लो बनाया है। डॉलर इंडेक्स की अगर बात करें तो एक साल के हाइस पर है। ओवरनाइट हल्की सी तेजी यहां पर फिर देखने को मिली है। वो डॉलर इंडेक्स आपके समक्ष है, 106.6 के आसपास कारोबार करता हुआ। और रुपया लेके आएंगे जहां पर 84.44 के लेवल्स, ऑफ कोर्स ये ऑल टाइम लोज हैं। यहाँ पर क्या सेंस है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले हमने देखा था सितंबर में हमने 100 का लेवल तोड़ते हुए दिखा। यहाँ से काफी अच्छी रिकवरी आई। टेक्निकली जब तक प्राइसेस 105-50 के नीचे नहीं जाता, हाई पॉसिबिलिटी है गिवन जो जियोपॉलिटिकल टेंशन सामने है, यहाँ से 107-50 से 108 की तरफ डॉलर इंडेक्स टेम्परेरी जाता हुआ दिखाई देगा। नो डाउट जिम रॉजर की जो रिपोर्ट्स आई है वहां पे 90 का भी लेवल आ सकता है, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, ट्रेड वॉर, वो एक अलग कहानी है। बट इसी का असर है जो रुपए में हम गिरावट देख रहे हैं। तो एफआईज का आउटफ्लो, ये भी सभी कारण है। डोमेस्टिक मार्केट में गिरावट है। साथ साथ में हमने रिसेंटली एसबीआई की एक रिपोर्ट भी देखी थी, जो डोनाल्ड ट्रंप के रिजीम में बताए जा रहे हैं कि 8 से 10% का रुपए में और फॉल आ सकता है। तो टाइमिंग रुपया जब तक 84.20 के ऊपर मेंटेन है, आई थिंक 84.70 की तरफ हेड कर रहे हैं हम लोग, तो रुपए में भी गिरावट जारी रहेगी। और डॉलर में जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से एक स्ट्रेंथ बनी हुई रहेगी, जो हायर साइड में 107-107.50 तक का लेवल टाइमिंग दिखाता हुआ दिखेगा। ऑल राइट, तो ये ऑफ कोर्स रुपए पर व्यू है, जहां पर हम जो भी इंडियन मार्केट्स में कमोडिटी या डेरिवेटिव्स देखते हैं उसका एक इम्पैक्ट यहां पर रुपए से आता हुआ नजर आता है, जहां पर कुछ और वीकनेस नियर टर्म में एटलीस्ट रूल्ड आउट नहीं है। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब लौटेंगे तो बात करेंगे चीनी की, साथ ही साथ बताएंगे आपको कि एग्री कमोडिटीज में किस तरह की स्ट्रैटेजीज बनानी है। और ये लगातार हेडलाइंस में बनी रहती है। पीछे यहाँ पर ऑफ कोर्स हम एक तरफ तो क्रशिंग की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ बाजार अभी भी प्राइस रिवीजन को सोच रहा है, और तीसरी तरफ यहाँ पर अब ये माना जा रहा है कि जो मालदीव चीनी जा रही थी वो श्रीलंका शायद पहुँच रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मिड अक्टूबर तक चीनी के लिए 80 से ज़्यादा कंटेनर श्रीलंका पहुँच गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीजीएफटी ने जांच की भी शुरुआत कर दी है। क्या है पूरा मामला और इंडस्ट्री कैसे इसे देखती है, इस पर बात करने के लिए ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी हमारे साथ हैं। प्रफुल्ल जी, सबसे पहले इसी खबर पे बात होगी। और ऑफ कोर्स चीनी का एक्सपोर्ट तो बैंड है, लेकिन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक्सपोर्ट्स यहाँ पर हैं ट्रेड एग्रीमेंट्स के तहत। जो ये खबर है, और ये कोई नई नहीं है, बाजार मांगता है कि श्रीलंका, बांग्लादेश इस तरह की चीनी जाती रहती है, लेकिन जो क्वांटम है वो काफ़ी बड़ा है। ऐसे कि 80 कंटेनर कोई बड़ा क्वांटम नहीं है, पर इवन एक कंटेनर भी बड़ा ही होता है जब कोई इलीगलिटी रहती है जी। कि मैंने काफ़ी G2G की मीटिंग में डीजीएफटी और फूड मिनिस्ट्री के साथ फॉरेन में ये मीटिंग्स अटेंड की है। इसमें ऐसा रहता है कि अपने देश को कुछ रियायत के लिए वो कोई जो इंपोर्ट होती है मलेशिया से ऑयल और वगैरह, उसमें कुछ रियायत सामने का देश देता है, हमारा देश देता है। ये खबर आने से जो हमारे पास 15-20 दिन पहले भी आई थी, तो हम भी उसके ऊपर कुछ जांच हमारी चालू है। ये अनफॉर्चुनेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। विद इन शुगर इंडस्ट्री एज शुगर एसोसिएशंस यहाँ पर किस तरह की बातचीत है? ऑफ कोर्स क्योंकि अब यहाँ पर डीजीएफटी आ चुकी है तो मामला थोड़ा सा और गंभीर हो जाता है, तो क्या कॉन्वर्सेशंस हैं आप लोगों की?
कॉन्वर्सेशंस हमारे बीच में यही हो रही है कि जब रियल बिजनेस करने वाले हैं उन लोगों के पास बिजनेस नहीं है, और जिनको G2G की ओर से दिया जाता है तो उनको जो भी मुनाफा मिलता है जो भी देश के लिए, वहां का मुनाफा उनको वहां पे खुद को स्टॉप करना चाहिए। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों उन्होंने श्रीलंका या हो सकता है और कोई देश में भी भेज दिया हो चीनी। तो अगर भेजा है या नहीं, पहली बात तो ये आती है। दूसरी बात ये आती है कि अगर भेजा है तो ऐसी क्या नौबत थी ऑन सीज पे, हाई सीज पे, कि वो वहां पे डेस्टिनेशन पे न जाते हुए कोलंबो गई। तो ये चीजें कि अभी तक कोई पक्की खबर नहीं आ रही है। हम भी इसको फॉलो कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी कर रही है, तो अच्छा है कोई नतीजा बाहर आवे सही में तो उसके ऊपर कमेंट करना ठीक रहेगा। पर ऐसा है कि क्वांटम हमारे हिसाब से बहुत इतना छोटा है कि शायद ये जो 20 लाख टन हम आपके आपके साथ मनीषा जी बताया था मैंने अप्रैल महीने में, कि अभी वेरी क्लियर है कि 20 लाख टन हमारे पास ज्यादा रहेगी। तो ब्याज का दर इंडस्ट्री को नहीं लगे तो इसको हमें अभी कम से कम 10 या 15 लाख टन की परमिशन देनी चाहिए, जो गवर्नमेंट ने कोई रीजन से नहीं दी थी। तो कोई एतराज नहीं है, वो मालिक है, पर उस समय दी जाती तो अच्छा होता था। ओके। ये नहीं। जी प्रफुल्ल जी, आपकी बात यहाँ पर सही है, और जैसे आपने कहा कि शायद क्वांटम भी बड़ा नहीं है, और ये पहली बार भी नहीं है। पिछले कई सालों में इस तरह की बहुत सारी खबरें आ चुकी हैं सोर्सेज के थ्रू कि इलीगल चीनी कैसे इंडिया के बॉर्डर्स के पार पहुँचती है। लेकिन क्योंकि ये मामला अब DGFT देख रही है, इस वजह से यहाँ पर ऑफकोर्स इसे उठाया गया है। अब आपको यहाँ पर क्या लगता है कि DGFT यहाँ पर क्या करेगी, वन, और दूसरा अब यहाँ पर क्रशिंग को लेकर इंडियन मार्केट्स में किस तरह की सिचुएशन है, क्या नंबर्स हैं इनिशियल? देखिए, DGFT जो भी एक्सपोर्टर अगर गिल्टी पाया जाएगा तो उसको ब्लैक जी। कर देगी। ओके। और कानून में उनके पास और क्या क्या दायरे हैं वो सब उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करेगी। ऑल राइट, ओके। भी हो, क्योंकि आज हमारे डॉलर की इनकम एक ही देश से आनी है या अलग देश से आती है, आ जाती है, तो भी वो बात नहीं होती है। बात ये होती है कि सामने वो कंट्री के साथ PMO या और कोई मिनिस्ट्री है, उसने कोई ना कोई सामने कोई रीजन से की होगी। GOG कब होती है तो वो ब्रीच ऑफ, यानी क्या है कि इलीगल होता है, वो इलीगल होता है जो स्मगलिंग हो जाती है बांग्लादेश की बॉर्डर से, या वो अलग होती है। और जो पकड़ी जाती है उसका ऑफ कोर्स कुछ, उसका हम अलग ही यहाँ पर कुछ नतीजा भी निकलता हुआ देख सकते हैं। गवर्नमेंट ने आपको परमिशन दी है कि लीगल परमिशन है कि आप भेजो। अरे यार, लीगल परमिशन मिलने के बाद, भेजने के बाद भी उसके ऊपर नाटक करना, क्या, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। ऑलराइट, चलिए ये तो एक मुद्दा है। दूसरी चीज ऑफ कोर्स यहाँ पर क्रशिंग को लेकर है। किस तरह के नंबर्स आप यहाँ से अब निकलता हुआ देख रहे हैं, स्पेशली महाराष्ट्र से वोटिंग अब खत्म हो चुकी है, किस तरह के नंबर्स अब हैं? देखिए, अभी तक तो आज से ही मूवमेंट चालू हो रहा है। ओके। और कभी भी कोई भी रिकवरी रील्ड का कोई 25 दिन या तक कोई नहीं मालूम पड़ता है, तब तक प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। ही मुश्किल रहता है। ओके। जो हमारे हर्षवर्धन पाटिल जी चेयरमैन और प्रकाश नायक नवरे MD है नेशनल फेडरेशन के, उन्होंने जो पहला अपना अनुमान जो निकाला है, वो उन्होंने ग्रोस जो भी करीबन 32 का निकाला है मेरे ख्याल से। तो इस्मा का 33.3 है, इनका 32 है। तो उस हिसाब से चीनी का प्रोडक्शन जो है 28 मिलियन टन बनने जा रहा है, या 28.5 बनेगा एवरेज आउट करते हैं तो 28 या 28.5 में हमें हमारे जो उपवास है वो एक साल ज्यादा चलेंगे। हमें कोई लीगल परमिशन एक्सपोर्ट की मिलेगी ऐसी दिख रही नहीं लगता है। ठीक है प्रफुल्ल जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। और ऑफ कोर्स अभी भी वो चीनी का प्राइस रिवीजन और एथनॉल प्राइसेस के ऊपर बाजार का इंतजार है, लेकिन इसी बीच क्रशिंग आज यहाँ महाराष्ट्र में शुरू हो चुकी है। और जैसे प्रफुल्ल जी ने बोला, 20-25 दिन लगेंगे एक एग्जैक्ट नंबर आने के लिए कि किस तरह की रिकवरी है और किस तरह के नंबर्स निकल के आते हैं, तो उसके ऊपर रहेगी नज़र। एग्री की बात अगर अजय करें तो यहाँ पर टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के तौर पर क्या है?
देखिए पूरे एग्री बैग के अंदर हमने वॉलेटिलिटी काफी आती है। सबसे पहले अगर मसालों की बात करें तो यहाँ पे हमने हल्दी में, धनिये में काफी अच्छा बाउंस आते हुए देखा जीरे के साथ साथ। तो सबसे पहले जीरा और धनिया जहाँ पे स्विंग हमने देखे कि अगर वाई कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली आपको कम दिखेगा, बिकॉज इस बार स्विंग काफी डिले है। और अब डर ये है कि ये स्विंग डिले रहेगी तो हार्वेस्टिंग में डिले रहेगा, मौसम की भी मार और साथ में रमजान अर्ली है तो एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी। तो दोनों ही काउंटर पे मुझे तेजी दिख रही है, जहाँ पे जीरा 25,000 पे लिया जा सकता है, 24,750 का स्टॉप लॉस रखिए, 25,800 तक के लेवल अगले एक हफ्ते में हम देख पाएंगे। वहीं अगर हम धनिया की अगर बात करें तो काफी अच्छी रैली के बाद कुछ कंसोलिडेशन जरूर देखा है हमने, बट यहाँ पे भी हम मान के चलते हैं कि 18-20% के आसपास का स्विंग में कमी रहेगी, जिसकी वजह से एक अच्छा पुलबैक मिलेगा। थोड़ा पुलबैक दिखा जरूर रहा है, बट 7600 पे लेना चाहिए। 7480 का स्टॉप लॉस रखिए। 7850 तक के टारगेट हम धनिया में देख पाएंगे। लास्ट अगर हम हल्दी की बात करें तो हल्दी की बैलेंस शीट अभी भी काफी टाइट है, कंसोलिडेशन जरूर दिख रहा है पिछले हफ्ते की तेजी के बाद। 14,200 पे लेके चलना है, 13,850 का स्टॉप लॉस रखिए। 14,850 तक का जब हम हल्दी में भी देख पाएंगे तो पूरे मसाले में तड़का कंटिन्यू लगता हुआ दिखेगा। ऑल राइट, तो तेजी यहाँ पर बरकरार है, हॉट स्पाइसेस यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे। अजय, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो बात करेंगे इक्विटीज की।